दोस्तों, दिल्ली की एक पुरानी और बार बार निकलकर सामने आ जाने वाली समस्या के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की एमसीडी की। दिल्ली में जो ड्यूअल अथॉरिटी हो गई है, एक दिल्ली की सरकार है, चुनी हुई सरकार, जो दिल्ली की जनता के हित में काम करना चाहती है। जब भी जनहित के कामों की फाइल एमसीडी के पाले में जाती है, उसके हाथ पर कट जाते हैं, उसकी रफ्तार अपने आप शून्य हो जाती है। कई बार ऐसे मौके आए जब हमने एमसीडी में चल रहे भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, उजागर किया, उनका भंडाफोड़ किया। आप में से किसी से छिपा नहीं है कि किस प्रकार से 1 करोड़ रुपए प्रति माह की लागत से एमसीडी की वेबसाइट बन रही है, कैसे कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं हैं लेकिन स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं। इस दिल्ली के अंदर पर्याप्त कूड़ा उठाने के ट्रक हैं लेकिन फिर भी नए ट्रक खरीदे जा रहे हैं। किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों और एमसीडी के तमाम अन्य कर्मचारियों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप लोगों में से किसी से, दिल्ली में किसी से छिपा हुआ नहीं। हर बार जब बात यह आती है कि इस एजेंसी को अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और दिल्ली की जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो भी ठीक से पूरी होनी चाहिए, इनसे जब सवाल पूछा जाता है तो ये अपना खाली कटोरा आगे कर देते हैं। तुरंत भिक्षामदेही का श्लोक उच्चारण करने लगते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप सब जानते हैं ईस्ट, साउथ और नॉर्थ में ईस्ट एमसीडी का जो प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन, उसकी क्या स्थिति है। जितने बिजली के मीटर्ड कनेक्शन हैं उसका 20% भी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होके नहीं आता है, 20% भी। सोच लीजिए आप। नॉर्थ में भी कमोबेश वही स्थिति है। आर्थिक रूप से संपन्न थोड़ा सा साउथ एमसीडी पड़ जाता है। अब पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि तनख्वाह मिल रही है लेकिन आखिरी क्वार्टर की तनख्वाह शायद उसको देने में एमसीडी को परेशानी हो रही है। हमने पता करने की कोशिश की कि क्या वस्तुस्थिति है। सरकार के पास हम इस बात को लेकर पहुंचे। सरकार कागज़ खंगालेगी, बताएगी कि क्या हुआ है, कितना दिया गया है, क्या किया गया है। पर मेरी जानकारी के मुताबिक, जिसमें और डिटेल्स आना बाकी है, कि 3 इंस्टॉलमेंट में जो पैसा दिया जाता है एमसीडी को, इनके रिवाइज एस्टिमेट्स के अगेंस्ट जितना भी एस्टिमेट सबमिट किया गया उतना पैसा इनको दिया जा चुका है। वो कितना है, क्या है, वो पूरी जिम्मेदारी से सरकार के लोग बता पाएंगे। पर मेरा दुख, मेरी चिंता ये है कि जिस एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों के घर के चूल्हे की चिंता नहीं है, उनके पेट में रोटी जाए इसकी चिंता नहीं है, इन चिंताओं को ताक पे रख के और ये इतना बड़ा अखबार में ऐड निकाल रहे हैं, ये राजनीतिक ऐड जिसमें दिल्ली की सरकार को केजरीवाल सिसोदिया सरकार कहा जा रहा है। इस ड्रामेबाजी का, इस प्रोपेगेंडा का उद्देश्य क्या है? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये दसियों करोड़ रुपए आप कहां से लेके आ रहे हैं ऐड छपवाने के लिए? आपके पास अगर पैसे नहीं होते, किल्लत होती, आप अपना दुख, अपनी चिंता दिल्ली की सरकार के साथ साझा करते, उनसे बातचीत करते, आते हमारे पास, डिस्कस करते। आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बातचीत करते। 10 करोड़ रुपए में हजारों लोगों क्या तनख्वाह दे सकते थे आप? मुझे नहीं पता कितने अखबारों में आया है। अगर दिल्ली के सभी प्रमुख अखबारों में आया है तो कई करोड़ रुपए खर्च हुए इस पे। मेरे हाथ तो एक लगा है, 2 करोड़ लगा हो, 2 रुपया लगा हो, चाहे 200 करोड़ रुपया लगा हो, ये करोड़ों रुपए ऐड में अगर आप खर्च कर पा रहे हैं तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है, आदरणीय माननीय मेयरों से और भारतीय जनता पार्टी की गैर जिम्मेदार
एमसीडी से कि ये करोड़ों रुपए कहां से आए। आपके पास तो पैसे नहीं होने चाहिए। दूसरा, अगर ये पैसे, इन एडवर्टीजमेंट का खर्चा एमसीडी ने उठाया है तो ये मेरे हिसाब से मानवीय दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। यह आपराधिक मामला है। क्यों? क्योंकि एमसीडी तनख्वाह नहीं दे पा रही है, सफाई कर्मचारियों के घर में चूल्हा नहीं जा रहा, वो भूखे सो रहे होंगे। आप उस चिंता को किनारे रख के अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च करके आप अखबार में विज्ञापन निकलवाते हैं। तो मेरा तो कहना ये होगा कि जिन लोगों की मर्जी से ये विज्ञापन निकले हैं, जिन 3 मेयरों की मर्जी से, उनसे उनके प्रॉपर्टी की कुर्की करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, पर उनसे इस एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट वसूली जानी चाहिए। उनके इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए उनका प्रायश्चित का यही एकमात्र तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये पैसा कहाँ से आया? अगर आपके पास कोष नहीं है, पहला सवाल, और अगर एमसीडी ने दिया है तो इस गलत काम के लिए, इस गलत हरकत के लिए ये कोष, ये पैसा इन 3 मेयरों से वसूला जाना चाहिए पूरी जिम्मेदारी के साथ। यह दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह मेयर हैं। ये इनके अभी पार्षद चुन के आते हैं। एमसीडी को भाजपा चला रही है। लोकतंत्र का मतलब भारतीय जनता पार्टी को पता होगा। इस प्रकार से लोगों के पेट पे लात मारने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को बिल्कुल नहीं है। इसके बाद बात आती है जो उसमें सवाल खड़े किए गए हैं। ऑब्वियसली पीसी के बाद आप लोग पूछेंगे तो हम पहले ही बता देते हैं। वित्तीय आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कर रहे हैं। राघव भाई उस पर अपनी बात रखेंगे। कह रहे हैं जी तनख्वाह रुकी हुई है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, आयोग के मुताबिक इतने पैसे आने चाहिए। चौथा पॉइंट, हम सफाई कर्मचारियों को नियमित करना चाहते हैं। और 5वां पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। महोदय, ये तीनों चारों पॉइंट का लब्बो लुबाब ये है कि आपकी परेशानी ये नहीं है कि ग्लोबल शेयर आपका 10.5% है दिल्ली के रेवेन्यू। आपकी समस्या ये नहीं है, आपकी समस्या का समाधान ये नहीं है कि इस 10.5 को बढ़ा के 12.5 कर दिया जाएगा तो सबके घर में आप सैलरी पहुंचाने लगोगे। आपकी समस्या यह है कि भाजपा शासित एमसीडी फंक्शनली और फाइनेंशियली कोलैप्स कर चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। आपके तमाम कर्मचारी नेता मिल बांट के एमसीडी के जरिए जनता का वर्षों से खून चूस रहे हैं। यह है आपकी समस्या। एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के बाद ही आप एमसीडी की आर्थिक परेशानियों को दूर कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। 12 करोड़ रुपए में वेबसाइट बनाना छोड़िए, घोस्ट एम्प्लॉइज का इन्वेस्टिगेशन कराइए, अपने उल जलूल के खर्चे बंद करिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ जहां जहां गलतियां हुई, जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच करिए। आपके पार्षदों की प्रॉपर्टी देखिए आसमान छू रही है। पेंशनों में घोटाला हो रहा है। अभी कुछ महीनों पहले एक बहुत स्थापित, आई थिंक एनडीटीवी में पेंशन घोटाले की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी। सैकड़ों करोड़ रुपए पार्षद अपने चहेतों को, अपने जानने वालों को, गलत लोगों को दिलवाकर कमा रहे हैं। इसकी जांच करवाइए और फिर देखिए आपके पास पैसा कहां से आता है। तो समस्या कहां है? समस्या यहां है कि आप ब्लेम गेम करना चाहते हैं और आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में गंदगी है। वित्तीय आयोग की सिफारिशों के ऊपर राघव भाई अपनी बात रखिए। दोस्तों, एमसीडी जो अब मैक्सिमम करप्ट डिपार्टमेंट के लिए जाना जाता है, उसने एक सवाल खड़ा करा चौथे वित्त आयोग का, 4th फाइनेंस कमीशन का। मैं आपको पहले तो ये बता दूं सबसे पहले कि 4th फाइनेंस कमीशन या दिल्ली में किसी भी फाइनेंस कमीशन की जब स्थापना हुई है, उसकी रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो मैंडेटरी नहीं होती हैं, वे केवल एक सिफारिश होती हैं। और सरकार को, दिल्ली सरकार के लिए जो रिकमेंडेशंस होती हैं, केंद्र सरकार के लिए जो रिकमेंडेशंस होती हैं और लोकल बॉडीज़ के लिए जो रिकमेंडेशन होती हैं, उस पर विचार विमर्श करने के बाद जो जो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होती हैं वो नोटिफाई कर दी जाती हैं। अब 4th फाइनेंस कमीशन का जहाँ तक सवाल है, ये 2011-12 की कमीशन है। 2011-12 में सरकार किसकी थी? शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
कांग्रेस पार्टी ने फोर्थ फाइनेंस कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, कभी विधानसभा के पटल पर नहीं रखा। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सरकार ने दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। उसमें बजट माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने लोकसभा में पेश करा। उस समय भी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि चौथे वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस को पटन पे रख दिया जाए, उन्होंने भी नहीं रखा और भारतीय जनता पार्टी ने भी चौथे वित्त आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब उनके जो अपॉइंटी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री नजीब जंग, उन्होंने भी इस दौरान किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लिया फोर्थ फाइनेंस कमीशन पर और ठंडे बस्ते पे डाल दिया। तो कांग्रेस ने फोर्थ फाइनेंस कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, बीजेपी ने फोर्थ फाइनेंस कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी फोर्थ फाइनेंस कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी ने उसे ठंडे बस्ते से निकाला, उसकी तमाम रिकमेंडेशंस की स्क्रूटनी करी, जो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के विचाराधीन है वो उनको सौंपी, थोड़ी रिकमेंडेशंस लोकल बॉडीज को सौंपी और वो तमाम रिपोर्टें फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर रख दी गई है। ये आप सबकी जानकारी में है। तो जो सरकार जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन को इतनी गंभीरता से ले रही है, पुरानी फोर्थ फाइनेंस कमीशन को, और उसकी रिकमेंडेशंस को विधानसभा के पटल पर रख रही है, उससे ऐसी पार्टियां और ऐसी पार्टियों से जुड़े लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने फोर्थ फाइनेंस कमीशन को सदैव ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आज कांग्रेस और बीजेपी को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने अपने अपने समय, जब दिल्ली में इनके पास इसी फोर्थ फाइनेंस कमीशन को लागू करने की, विधानसभा के पटल पे रखने की तमाम अपॉर्चुनिटी थी, तो उन्होंने क्यों नहीं करा। ये रही बात फोर्थ फाइनेंस कमीशन।